देखिए टीपीए में हम बता रहे थे 111 एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। क्वेश्चन का फिर एक बार मॉडल देखिए। ली यानी कि पट्टे का पर्यवसान। भाई जो लोग नया है अभी 20 से ही मिलेगा। पट्टे का पर्यवसान धारा 111 आपका ये पट्टे का पर्यवसान हम बता रहे थे, यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ लीज, यानी कि पट्टा कैसे समाप्त हो जाएगा, कैसे पट्टे का द इंड हो जाएगा। तो मॉडल पर ध्यान दीजिए, आपका फिर एक बार हम बता रहे हैं। आखिर कितने प्रावधान हैं, कितने आधार दिए गए हैं जिन आधारों पर कोई लीज या पट्टा समाप्त हो सकता है, उसका पर्यवसान हो सकता है। पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनता है। तो खंड वाइज गिनती करके बैरेक पर लिख लेना है कितने आधार है, 8। दूसरा क्वेश्चन आपका टेस्ट में भी बना था कि पट्टे का समापहरण कब होगा। इसमें तो आसान रहेगा, लेकिन निम्नलिखित में से कब पट्टे का माने पट्टे का पर्यवसान या पट्टे का समापन नहीं होता है। तो छोड़ देने की सूचना द्वारा नहीं होता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से 8 में से 3 ऑप्शन रहेगा और एक अलग रहेगा, पकड़ना पड़ेगा आठों में से। अगला क्वेश्चन जो आपका बनता है वह ये बनता है कि समपहरण या जब्ती या फॉर फ्यूचर द्वारा पट्टे का समपहरण कहाँ दिया गया है, माने पट्टे का पर्यवसान जब्ती द्वारा कहाँ है। तो 111 का क्लाज पूछा गया है जी में। फिर आपका समपहरण या जब्ती द्वारा पट्टे का कितने प्रकार से उसकी जब्ती द्वारा समापन हो सकता है, 3 प्रकार। 3 प्रकार में जो मैं बताया था, जो आपका टेक्निकल क्वेश्चन बनता है वह आपका दिवालिया पर बनता है। वहीं आपका गलत भी होता है। देखिए क्या दिया है ऑप्शन, कि अगर आपका कोई पट्टेदार दिवालिया हो जाता है तो मात्र दिवालिया होने से पट्टे का पर्यवसान यानी कि डिटर्मिनेशन नहीं हो जाता। तो कब होगा दिवालिया होने पर, तो जब पट्टा विलेख में ये बात स्पष्ट रूप से क्या हुई हो, लिखी गई। तो यहीं आपका पॉइंट फंसता है कि पट्टेदार द्वारा दिवालिया होने पर, और एक और ऑप्शन देगा पट्टेदार द्वारा दिवालिया होने पर जब ऐसी शर्त पट्टा विलेख में उल्लिखित हो। तो कौन इसमें सही है, तो जो पट्टा विलेख में क्या है उल्लिखित। अब पूछा जाता है कि जब्ती द्वारा कब पट्टे का पर्यवसान नहीं होता। तो नहीं होता दे दे, तो दिवालिया होने पर केवल नहीं होता। कब होगा दिवालिया होने पर, जब स्पष्ट रूप से दस्तावेज में ये बात क्या हुई हो, लिखी गई हो। आपका ये जी तक हम बता चुके थे। जी के बाद आइए आपका अंतिम एच देखा जाए। पट्टे का पर्यवसान करने या पट्टे पर दी गई संपत्ति को छोड़ देने या छोड़ देने के आशय की एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को सम्यक रूप से दी गई सूचना के अवसान पर, यानी कि पट्टेदार ये कह सकता है पट्टाकर्ता से कि मैं अब पट्टा छोड़ रहा हूँ, ये लिखित में सूचना दे और सूचना में समय उल्लिखित करे। जैसे ही वह समय बीतेगा वैसे ही पट्टे का क्या हो जाएगा, पर्यवसान। सूचना आपका दोनों पक्षकार दे सकते हैं, पट्टाकर्ता पट्टेदार को भी और पट्टेदार पट्टाकर्ता को भी। आइए इसके बाद 112 देखा जाए। वैभियर ऑफ फॉर फ्यूचर समपहरण का अभित्यजन। पहले वैभियर देखिए, यानी कि आपका 112 किसकी पूरक धारा है, पहले बैरेक पर लिखते रहिए कहीं। 112 धारा 111 के क्लाज जी की पूरक धारा है। पहला तो ये आइए।
यानी कि धारा 112 किसकी सप्लीमेंट्री धारा है? तो आपका जवाब रहेगा 111 के किस क्लाज की? जी की। यानी कि 112 के जो प्रावधान होंगे वह किस धारा के लिए केवल बने हैं? 111 के खंड जी। तो जी में क्या था कि समअपहरण या जब्ती द्वारा फार फ्यूचर द्वारा पट्टे का समापन था। तो कितने आधारों पर समापन पट्टे का था आपका? 3। तो उन्हीं 3 आधारों के लिए अब समअपहरण का अभित्यजन, पहले अभित्यजन देखिए शब्द, माने कि समअपहरण का अभित्यजन का मतलब ये हुआ कि कब ये माना जाएगा कि जब्ती से छूट दे दी गई है। अभित्यजन का मतलब ये होता है माफ कर देना, छूट दे देना। अब यहाँ जो आपका क्वेश्चन बनता है प्री में कि क्या मूल अधिकार का अभित्याग या अभित्यजन या वैभियर किया जा सकता है कि नहीं? तो आर्टिकल 13 में क्वेश्चन बना है कि संविधान के अनुच्छेद 13 में कौन सा सिद्धांत समाहित नहीं है? डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स समाहित ही है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरबिलिटी समाहित ही है, इसके बाद देगा डॉक्ट्रिन ऑफ वैभियर और उपर्युक्त सभी। तो कौन समाहित नहीं है, कौन भारत में लागू नहीं होता? वैभियर। यानी कि कोई व्यक्ति अपने स्वेच्छा से भी अपने मूल अधिकारों का त्यजन, अभित्याग, अभित्याग माने त्यजन, छोड़ देना, क्या अभित्यजन कर सकता है कि नहीं? नहीं कर सकता। अब जहाँ तक विधिक अधिकारों की बात है, क्या कोई व्यक्ति अपने विधिक अधिकारों को त्याग सकता है कि नहीं? त्याग सकता है। विधिक अधिकार में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कौन अधिकार स्वेच्छा से भी त्यागे नहीं जा सकते? फंडामेंटल राइट। ये जरूर याद रखिएगा। तो आइए, कब ये माना जाएगा कि जब्ती से अभिमुख, जब्ती से आपका छूट दे दी गई है? तो देखिए धारा 111 के खंड जी के अधीन हुआ समअपहरण उस भाटक के प्रतिग्रहण द्वारा जो समअपहरण के तेज से शोध्य हो गया है। शोध्य यानी कि न आए तो परिपक्व लिख लीजिए, देने लायक। न आए तो शोध्य का मतलब क्या होता है? देने लायक, यानी कि ड्यू हो गया है। शोध्य परिपक्व कहा जाता है। शोध्य हो गया है या ऐसे भाटक के लिए करस्थम द्वारा या पट्टाकर्ता की तरफ से किसी ऐसे अन्य कार्य द्वारा जिससे पट्टे को चालू मानने का उसका आशय दर्शित होता है, अभित्यक्त हो जाता है। परंतु यह तब जबकि पट्टाकर्ता को यह जानकारी हो कि समअपहरण उपगत हो गया है, परंतु यह और भी कि जहां पट्टेदार को समअपहरण के आधार पर बेदखली करने के लिए मुकदमा कर दिया गया और उसके बाद वह किराया देता है, तो पट्टा माने समअपहरण त्यक्त, अभित्यक्त माना जाएगा कि नहीं? नहीं माना जाएगा। समझिए थोड़ा। मान लीजिए कि आपका ए ने बी को मकान पट्टे पर दिया और बी ने उस मकान को पट्टे पर लिया लेकिन शर्त का उल्लंघन किया। तो आपका ऐसी दशा में ए को अधिकार है कि वह बी को पट्टे से हटाए और री एंट्री कर ले, अपनी जमीन पर कब्जा ले ले। लेकिन बी ए को पैसा दे देता है इसके बाद भी, यानी कि शर्त के उल्लंघन के बाद भी अगर बी ए को पैसा दे देता है और ए उस पैसे को स्वीकार कर लेता है, तो ए का आचरण बताता है कि जब्ती के अपने अधिकार को छोड़ दिया कि अभी बनाए हुए हैं, छोड़ दिया, क्योंकि पैसा ही नहीं लेते। लेकिन बी कब पैसा दिया हो, यानी कि कब किराया दिया हो? ए द्वारा मुकदमा करने के पहले कि मुकदमा करने के बाद? तो लास्ट लाइन क्या बताती है? सूट फाइल करने के बाद कि पहले? पहले। अगर सूट फाइल ए ने कर दिया उसके बाद किराया दे रहा है
तो क्या समापहरण का अधिकार त्यक्त हो जाएगा कि नहीं? नहीं। इसके बाद 113 छोड़ देने की सूचना का भी त्यजन। इसके बाद 114 भी नहीं पूछी जाती। 114 है कुछ अन्य दशाओं में समापहरण से मुक्ति। इसके बाद 115 अभ्यर्पण और समापहरण का उपपट्टों पर प्रभाव अपने आप समाप्त हो जाएंगे उपपट्टे। 116 से क्वेश्चन बनता है आपका इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर, यानी कि आपका अति धारण का प्रभाव। अतिधारण का प्रभाव पहले समझिए। एक क्वेश्चन बनता है कि इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर कहाँ दिया गया है? सिद्धांत बना है 116 में। अतिधारण का क्या प्रभाव होता है? तो पट्टा रेनुअल हो जाता है, पट्टे का नवीनीकरण हो जाता है। जिस नेचर का पट्टा है, तो मैं समय आपको बताया था पट्टा के लिए आपका समय कैसे चलेगा। 106 थोड़ा समझिए। अगर अगर कोई संविदा है तो संविदा के अनुसार पट्टे का समय निर्धारित किया जाता है। संविदा नहीं थी तो लोकल ला भी नहीं था तो आपका प्रथा देखी जाती थी। और ये तीनों में कोई प्रावधान नहीं है। तो अगर विनिर्माण और कृषि के प्रयोजनों के लिए पट्टे हैं तो आप लोग बताइए वर्षानुवर्षी चलेंगे कि मासानुमासी? वर्षानुवर्षी। और इन दो के अलावा अन्य पट्टे हैं तो मासानुमासी। वर्षानुवर्षी पट्टों के माने पट्टों को समाप्ति के लिए कितने दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी? 6 माह। और मासिक पट्टे की समाप्ति के लिए 15 दिन। यूपी में संशोधन है और कितना दिन पहले? 30 दिन। ये याद रखना है। लेकिन ये कब नियम लागू होगा? जब तक कि कोई अगर संविदा है तो ये नियम लागू नहीं, स्थानीय विधि है तब भी नहीं, और प्रथा है तो किसके अभाव में ये नियम लागू होगा? आपका संविदा, स्थानीय विधि और प्रथा। एक बहुत क्वेश्चन बनता है। 107 से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है कि लीज कैसे किया जाता है। ढंग कहाँ दिया गया है मैं बता चुका हूँ। अब अतिधारण का प्रभाव 2 लाइन में समझिए। यानी कि ए ने एक उदाहरण से देखिए, सबसे अच्छा उदाहरण एक दिया जाए तब ये समाप्त हो जाए तो मार्ग शुरू किया जाए। एक उदाहरण देखिए भाई आपका अच्छे से। मान लीजिए ए बी है और ए ने बी को अपना ये मकान पट्टे पर दिया, यानी कि बी को कब्जा दिया। और ये हुआ कि भाई तुम मंथली या सालाना क्या देते रहना या 6-6 माह पर किराया, और तुम इस मकान का क्या करो यूज। मान लीजिए ये मकान 11 मास के लिए पट्टे पर दिया गया। वैसे किराएदारी के लिए जो बनाया जाता है एग्रीमेंट वो कितने मास का? 11। फिर एनुअल होता रहता है। मंथली किराया है और आपका 11 मास बीत गया तो आप कहेंगे बीत गया तो पट्टा समाप्त। यही तो पहला नियम, जितने समय के लिए दिया गया था 111 में समय बीत गया तो पट्टे का क्या हो गया? डिटर्मिनेशन, यानी कि पर्यवसान, यानी कि द इंड। लेकिन अब लेकिन लगाना है। अगर बी 12वां माह का लाकर किराया किसको दे दे? ए को, और ए विरोध न करके उस किराए को एक्सेप्ट कर लेता है तो, और बी कब्जा भी बनाए है, अतिधारण मैंने कब्जा होल्ड किया है, बी कब्जा भी बनाए रखा हुआ है, तो ये बताइए आप लोग क्या पट्टेदारी अधिक समय के लिए बढ़ेगी कि समाप्त हो जाएगी? बढ़ेगी। और कितने दिन के लिए? 1 मास। अगर ये सालाना पट्टेदारी रहती तो कितने दिन के लिए बढ़ जाती? एक नहीं, 1 साल। सालाना रहती तो अगर किराया 1 साल का दे देता तो कितना दिन के लिए? 15 दिन की किराया अगर रहती पट्टेदारी तो माने जितने दिन के लिए पट्टा था उतने दिन के लिए वह पुनः क्या हो जाएगा? रेनुअल। लेकिन ये तब
जबकि बी किराया दे और ए उसे क्या कर ले, स्वीकार कर ले। यही 116 में, यानी कि जब भी कब्जा बनाए हुए है या अतिधारण इसी को कहते हैं, पैसा दे दिया भले पट्टा की अवधि समाप्त हुई, तो ये माना जाएगा कि पट्टे का क्या हो गया, रेनुअल, यानी कि नवीनीकरण। इस प्रकार पट्टे का प्रावधान समाप्त हो गया। अब आइए मार्गेज देखा जाए। लास्ट जो चैप्टर बचा है वह आपका मार्गेज है। मार्गेज में पहले तो कुछ सिद्धांत बनाइए, कुछ धाराएं बनाइए और प्रयास ये करिए कि भाई इन धाराओं को, इन सिद्धांतों को आप रट्टा मारिए। क्वेश्चन आपका हमें लगता है कि 2-3 क्वेश्चन आपका मार्गेज से 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं आपका। तो क्वेश्चन गलत ना हो, टीपीए से 15 में 13 क्वेश्चन भाई करके आइए, हम बता दें, क्योंकि उधर गलती होगी तो इधर आपको मैंने कवर करना पड़ेगा। अगर एग्ज़ाम पास करना है तो कॉन्टेक्ट हुआ, टीपीए हुआ, संविधान हुआ, एविडेंस, सीआरपीसी, आईपीसी, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, भले एक एक दो दो छोड़ दीजिए, ज़्यादा नहीं, यानी कि 12 से 13 क्वेश्चन करना ही होगा। और आपका सीपीसी जूरिस्प्रूडेंस है तो 10-10 भी कर ले जाएंगे, 11-11 तो पर्याप्त हैं, क्योंकि वहाँ ऐसा कुछ दे दे रहा है उलझाऊ कि करना मुश्किल हो जा रहा है। तो इधर से तो आप खींच सकते हैं ना। और 9 माइनर भी तैयार रखिए, 30-35 क्वेश्चन जो भी आए आपका, वो आपको जीएस में भी आगे बढ़ाएगा और ये ला में भी। तो आइए आपका देखा जाए। देखिए भाई नोट्स में देखिए किस पेज पर हैं, देखिए आराम से। आगे हैं भाई नोट्स में, दिखा दीजिए कहाँ है। पेज नंबर है ना, और आगे निकालिए, पेज नंबर नहीं, और आगे होगा पट्टा, 2-3 पेज और निकालिए। देखिए आपका बंधक पहले समझने का प्रयास करिए और कई धाराएं आपका ऐड होंगी इसमें, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे क्वेश्चन नहीं बनते। सबसे पहला आपका ये ध्यान जाना चाहिए कि मार्गेज और चार्ज के बारे में, यानी कि बंधक और भार के बारे में किस चैप्टर में प्रावधान है। पहला तो आपका चैप्टर ही पूछ ले रहा है, तो चैप्टर अगर पूछा जाए तो आप मारेंगे चैप्टर 4, यानी कि अचल संपत्ति के बंधक और भारों के बारे में प्रावधान किस अध्याय में। पहला अध्याय याद रखना, तो कौन सा अध्याय है आपका 4। दूसरा आपका जो देखना है सेक्शन याद करना है कि किस सेक्शन से किस सेक्शन तक आपका मार्गेज और चार्ज के बारे में प्रावधान है। तो 58 से लेकर 104 तक। मैं फिर बता दूं, 58 से लेकर कहाँ तक, 104। खूब क्वेश्चन बना, 104 से बना, 103 से भी। पिछली बार 100 से आया था कि चार्ज कहाँ दिया गया है, भार कहाँ दिया गया है, धारा 100 में। फिर आपका अभी बताया जाएगा कौन कौन क्वेश्चन आया था। देखिए आपका बंधक को संव्यवहार को समझने का प्रयास करिए, और संव्यवहार आपका ये समझना है कि एक संव्यवहार हम चल संपत्ति का देखेंगे और दूसरा संव्यवहार अचल का, यानी कि एक मूवेबल प्रॉपर्टी का और दूसरा संव्यवहार हम देखेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी का। अब एक उदाहरण, पहले उदाहरण से समझने का प्रयास करिए, आपका तब आगे बढ़ा जाए। मान लीजिए ये एक लड़का है, विवाह तय हो गया उसका, क्योंकि भाई माहौल गर्म है तो विवाह पर ही उदाहरण चलाया जाए, कोई व्यक्तिगत रूप से मौर्य जी न ले लीजिएगा। और ये नहीं कि कोई समझे कि सर तो हम ही को टारगेट कर रहे हैं,
वह व्यक्तिगत रूप पर किसी पर उदाहरण नहीं दिया जा रहा है। अब ये नहीं कि इसमें भी नाराज हो जाइए, फ़ोन करने लगे कि हम पर क्यों उदाहरण दिए। किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है। तो देखिए मौर्य जी, आपका मौर्य जी का लिया जा सकता है। मान लीजिए मौर्य जी पर ही उदाहरण सस्ती कल चला दिया जाए। मान लीजिए मौर्य जी का विवाह तय हो गया और आपका जो दहेज या जो डावरी था, यानी कि जो दहेज था, वह इनके पिता ने ले लिया। अब ये चाहते हैं, डेट फिक्स ये कर दिए कि इस तारीख को अपनी भावी पत्नी से बात करने के लिए डेट फिक्स कर दिए कि 5 जनवरी को शाम को 5 बजे हम तुमसे बात करेंगे। अब अब ये है कि उसके पत्नी के पास, भावी पत्नी के पास मोबाइल ही नहीं है और ये चाहते हैं कि आपका उसे मोबाइल एक हम दें, ये चाहते हैं। ऐसी दशा में आपका अब क्या उपाय है? क्योंकि कुंडली मार कर दहेज के पैसे पर बाप बैठ गया तो बेटवा क्या करे? तो ऐसी कंडीशन में मौर्य जी के पास एक सोने की अंगूठी थी जो रिंग सेरेमनी में मिली थी, और गए एक सुनार के पास। सुनार से कहे कि 10,000 रुपया दो, हाईटेक मोबाइल हमें खरीदना है। तो सुनार ने कहा कि लेकर विजय माल्या जैसे भाग जाओगे तब क्या होगा? तुम कुछ गारंटी दो, कुछ प्रत्याभूति दो, कुछ तो गारंटी दो। तो मौर्य जी ने अंगूठी निकाली और सुनार के पास रख दिया और 10,000 ले लिया। यानी कि कुल मिलाकर बताइए, चल संपत्ति गारंटी के रूप में रखी गई कि अचल? नहीं, अंगूठी क्या है? चल। तो अगर चल संपत्ति गारंटी के रूप में रखकर और उधार लिया गया है, तो ये संव्यवहार प्लीज या गिरवी कहलाएगा, और ये टीपीए से गवर्न नहीं होगा, बल्कि भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 172 से गवर्न होगा, 172। यानी कि अगर संव्यवहार चल संपत्ति के बारे में है, तो वह संव्यवहार मार्गेज या बंधक नहीं होगा, बल्कि होगा क्या? गिरवी। बताने का मतलब ये है, उदाहरण को हल्का सा ही मोड़ दीजिए। मान लीजिए इनके पास अंगूठी नहीं है लेकिन जमीन इनके नाम है। तो सुनार ने कहा कि जमीन आपका हमारे यहाँ गारंटी के तौर पर रख दो, जमीन का कागज ही रख दो, और 10 क्या तुम 20,000 ले जाओ। तो ऐसी कंडीशन में गारंटी के तौर पर क्या रखी गई है? अचल संपत्ति की चल संपत्ति। तो जमीन क्या हो गई? अचल। तो अगर अचल संपत्ति रखकर अगर आपका उधार लिया गया है, तो फिर याद रखिए, ये जो संव्यवहार होगा, गिरवी नहीं, इसी को मार्गेज कहेंगे, इसी को बंधक कहेंगे। और इसके बारे में प्रावधान अध्याय 4 में धारा 58 से लेकर कहाँ तक है? 104। ये एकदम कन्फर्म रहे कि आपका जो मार्गेज होता है वह क्या, किसका, किस संपत्ति के होता है? चल की अचल की दोनों। ये तो याद रहे किसका होता है? केवल और केवल अचल। चल का वही संव्यवहार रहेगा, तो बंधक नहीं, बल्कि उसे क्या कहेंगे? गिरवी। तो गिरवी रहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर होगा, और बंधक रहेगा तो किस में? टीपीए। अब थोड़ा भार समझ लीजिए। भार में गारंटी के तौर पर तो प्रॉपर्टी नहीं रखी जाती, लेकिन किसी न किसी तरह उस प्रॉपर्टी पर वह पैसा आपका, उसको आसान भाषा में भार तो है ही, किसी न किसी तरह से उस प्रॉपर्टी पर वह पैसा प्रत्याभूत हो जाता है, किया नहीं जाता, लेकिन उस पर कुछ भार डाल देता है। जैसे उदाहरण देखिए, एक आम मकान है, बिजली का बिल 1 लाख बकाया है। तो ये जो बिजली का बिल होगा, यह उसी मकान पर क्या होगा? भार। तो बताइए, क्या गारंटी रखी गई मकान की? नहीं, बल्कि बिजली का बिल जो 1 लाख बकाया है उसी मकान से वसूला जाएगा। तो ये बंधक नहीं रखा गया, लेकिन उस मकान पर ये 1 लाख रुपया क्या हो गया? भार।
जैसे हाउस टैक्स है, वाटर टैक्स है, तो ये सब मकान पर क्या है, बंधक नहीं है मकान उसके लिए, लेकिन मकान पर ये क्या है, जिम्मेदारी। अगर नहीं दिया जाता तो मकान बेचकर क्या किया जाएगा, वसूल लिया जाएगा। तो आइए अब बंधक शुरू किया जाए, एक उदाहरण देखा जाए और तब आपका बंधक के बारे में और चीज़ें देखी जाए। देखिए पहले आपका एक एक करके देखा जाए, बहुत अंदर से क्वेश्चन बने हैं इधर। एक उदाहरण देखा जाए और प्रयास किया जाए कि 3-4 क्वेश्चन आज हो जाए, माने कि कम से कम कुछ क्वेश्चन तो आज बता ही दिया जाए। एक उदाहरण देखिए, ये एक व्यक्ति है, इसकी ये जमीन है और ये स्वामी है। इस जमीन को ये बी के पास बंधक करता है और बी से आपका 10,000 रुपया उधार लेता है और इस जमीन को में हित का सृजन बी के फेवर में करता है, लेकिन गारंटी के तौर पर। और किसके लिए गारंटी, जो 10,000 रुपया आपका किससे उधार लिया है, बी से। ये संव्यवहार शुद्ध रूप से मार्गेज कहलाएगा, क्योंकि ए ने जो बी के पास गारंटी के तौर पर वस्तु रखी है वह चल न होकर क्या है, अचल। अब पहले नामकरण कर लीजिए, तब परिभाषा भी न देखिए, पहले छोटी छोटी बातों को गौर करिए और तब आपका क्वेश्चन निकालिए। अब जो जो व्यक्ति संपत्ति में हित का ट्रांसफर करता है, पहले इनका नाम पूछा जाता है, कई बार तो नाम ही पूछा गया है। तो ए को मार्गेजर कहेंगे, यानी कि बंधक करता। यानी कि जो व्यक्ति अपनी संपत्ति में हित का ट्रांसफर करता है, तो यहाँ कौन किया है इंटरेस्ट का, ए। तो ए को क्या कहा जाएगा, नाम याद रखिए, बंधक करता यानी कि मार्गेजर। जिसके फेवर में ट्रांसफर किया गया है उसको मार्गेजी यानी कि बंधकदार। तो नाम तो याद रखिए, जो अपनी संपत्ति देता है उसे बंधक करता, और जो अपनी संपत्ति जिसे संपत्ति दी जाती है वह क्या हो गया, बंधकदार। यानी कि जो पैसा दिया वह बंधकदार हो गया, जो पैसा लिया वह बंधक करता। ऐसे भी कह सकते हैं, जो पैसा दिया तो पैसा कौन दिया, अभी, तो ये बंधकदार मार्गेजी, और जो पैसा लिया क्या हुआ, मार्गेजर, यानी कि आपका बंधक करता। तो बंधक करता ए हो गया और बंधकदार कौन हो गया, बी। अब अगला चलिए, अब देखिए, ए का हमेशा ये अधिकार होगा कि वह बी को 10,000 रुपया और उस पर ब्याज जो है चुकता करे और अपनी संपत्ति छुड़वा ले, यानी कि मुक्त करवा ले बंधक से। बी हमेशा लालच में किसके रहेगा कि ये पैसा ही न दे और इसकी जो ये अच्छी ज़मीन है हम क्या करें, हड़प लें, यानी कि ये पैसा ही न दे। अर्थात ये हमेशा प्रयास करेगा कि पैसा देकर हम अपनी ज़मीन ले लें। बी हमेशा प्रयास में इसी फिराक में रहेगा कि ये पैसा ही न दे और इस ए की जो ज़मीन है वो हमारी हो जाए। तो इस फिराक में तो दोनों के अधिकार देखिए पूछा गया है। ए का जो ये अधिकार है कि वह पैसा वापस करे, अपनी जमीन को वापस ले ले, ए के इस अधिकार को राइट टू रिडीम कहा जाता है, मोचन का अधिकार। तो अगला क्वेश्चन आपका ये बना कि मोचन का अधिकार किसका अधिकार है, इस उदाहरण में पहले बताइए, ए का है कि बी का। इतना उदाहरण बता किसका है, तो एक को हमने क्या नाम दिया, बंधक करता। मोचन, फिर एक बार देखिए भाई नए लोग, मोचन का मतलब ये हुआ कि ए को ये अधिकार है कि वह बी को 10,000 रुपया ब्याज सहित वापस करे और अपनी संपत्ति क्या करे, ले ले कि न ले। जैसे मौर्य जी को भी गिरवी में अधिकार है कि जब आपका पलगौनी में पैसा मिल जाए विवाह में, तो वह पैसा सुनार के पास वापस कर दें और अंगूठी क्या करें, वापस ले लें कि नहीं सुनार से।
तो सुनार किस लालच में रहेगा कि अंगूठी 20,000 की है, उधार मैं 10,000 दिया हूँ, तो चलो किसी तरह ये पैसा न वापस करे, इसी लालच में तो रहेगा। मौर्य जी लालच में रहेंगे कि हम हर हाल में, ये रिंग सेरेमनी की अंगूठी हैं, आसान थोड़े हैं, आपका कहीं लबदा ना खाना पड़ा, डोमेस्टिक वायलेंस भी हो जाएगा, सुबह तो पढ़ा गया, हो जाएगा कि नहीं बेच बात दिए तो। आपका अगर स्त्री धन है, स्त्री को मिला है, संयुक्त स्वामी है आप, स्त्री के माता पिता ने दिया है पत्नी के, तो क्या आप बेच देते हैं तो ये आर्थिक दुरुपयोग माना जाएगा कि नहीं? सुबह ही पढ़ा गया, माना जाएगा। हाँ, सद्भाव में बेचिए या दुर्भावना में, डोमेस्टिक वायलेंस तो माना ही जाएगा। सद्भावना काम थोड़े करेगी। अब कहिए कि 2 बूंद पीने के लिए सद्भावना में बेच दिए तो काम करेगी। आगे देखिए, यही उदाहरण समझना है। फिर अगला क्वेश्चन आइए। तो मोचन का अधिकार किसका अधिकार होता है, बंधककर्ता का कि बंधकदार का? तो बंधककर्ता, रटे रहिए। अब सेक्शन वाइज जोड़िए भाई, ऐसे नहीं, आपका सेक्शन वाइज जोड़िए। मोचन का अधिकार बंधककर्ता का अधिकार है, यानी कि मोचन का अधिकार किस धारा में दिया गया है, खूब पूछा जाता है। तो सेक्शन 60 यानी कि धारा 60 में दिया गया है। इसी में आपका पूछा जाता है कि वंस ए मार्गेज ऑलवेज ए मार्गेज, बहुत पूछा गया है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए। वंस ए मार्गेज ऑलवेज ए मार्गेज, आपका यानी कि एक बार बंधक सदैव बंधक, इसके अलावा कुछ नहीं, ये आपका कोटेशन कहा जाता है। तो नोक्स एंड कंपनी बनाम राइस का केस है, जरूर याद रखिएगा। हाँ, 60 में नोक्स एंड कंपनी हम अलग बताएंगे, अभी तो भूमिका, आज हो भूमिका ही लग जाएगा समय। मेन भूमिका है, उसके बाद सेक्शनों में उतना दम नहीं है, सेक्शन तो बहुत तेजी से भगेंगे। लेकिन प्रयास ये करिए कि जो भूमिका हम बांध रहे हैं पूरा आपका चैप्टर की, कम से कम आगे बताया जाए तो उसमें कोई दिक्कत आपको ना आए। अगर भूमिका नहीं समझ में आएगी तो अलग अलग हम सेक्शन बताएंगे, वो भी कम समझ में आएगा। फिर एक बार बैक होइए। ये वंस ए मार्गेज ऑलवेज ए मार्गेज, ये सिद्धांत सर्वप्रथम नोक्स एंड कंपनी बनाम राइस के बाद में जस्टिस लॉर्ड राइट ने प्रतिपादित किया। इसका मतलब पूछा जाता है, देखिए आपका ये किस केस, ये किस धारा में से समाहित है? तो धारा 60 में समाहित है। इसका मतलब थोड़ा समझने का प्रयास करिए। अगर ए ने एक बार बी को अपनी संपत्ति, अचल संपत्ति में हित का ट्रांसफर किया, और इसलिए किया कि कोई धन बी द्वारा जो हमें दिया गया है 10,000 रुपया, सिक्योर रहे, गारंटी रहे। तो अब बताइए, ये संव्यवहार जब बंधक का है तो क्या इसे विक्रय का इत्यादि का रूप दिया जा सकता है कि नहीं? यानी कि वंस ए मार्गेज ऑलवेज ए मार्गेज का शाब्दिक अर्थ न निकालिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक बार संव्यवहार बंधक का है तो वह बंधक का ही संव्यवहार माना जाएगा, विक्रय में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। यानी कि बंधक का जो नेचर है कि ए पैसा दे और अपनी संपत्ति क्या पाले, वापस पाले, क्या इस पर जो भी रोक लगाए जाएंगे, जो भी क्लैग लगाए जाएंगे, जो भी प्रतिबंध लगाए जाएंगे, वो सारे प्रतिबंध क्या होंगे? सुन, क्योंकि बी तो कुदृष्टि डाला ही है कि हम इसकी प्रॉपर्टी ले लें, लेकिन कानून ने इस कुदृष्टि पर रोक लगाई है, और न्यायालयों ने रोक लगाई है, और ये कहा कि जब ए ने बी को अपना जमीन बंधक किया तो तुम्हें बेच थोड़े दिया है। तो बंधक के नियम के अनुसार ए को यह अधिकार हमेशा बना रहेगा कि वह तुम्हें पैसा दे और अपनी जमीन क्या करे, छुड़वाए। अगर तुम इसके इस अधिकार पर कोई रोक लगाते हो तो वह रोक क्या होगा? वैध की शून्य। सुन, अब आइए, अब ए का अधिकार, फिर पिछली बार का क्वेश्चन आइए।
डॉक्ट्रिन ऑफ कंसोलिडेशन यानी कि एकत्रीकरण का सिद्धांत, समेकन का सिद्धांत आज भी बताया गया सीपीसी में। वादियों का समेकन, वादियों को एकत्र कर दीजिए तो आदेश वन के नियम वन में सुबह बताया गया। प्रतिवादियों को कर दीजिए तो आदेश वन का नियम तीन। रटे रहिए। वादियों का संयोजन अब ऐसे ही सीपीसी तैयार। हाँ, और प्रतिवादियों का, हाँ ये, और असंयोजन कुसंयोजन तो कल बताया जाएगा। आपका 9 और आपत्ति 13, यही याद करना है। प्रतिनिधिवाद तो आर्डर वन रूल 8। देखिए याद करना शुरू कर दिए लोग पहले ही दिन से, यानी कि आपका पहले ही दिन से एकदम तैयार करते रहना है, ये नहीं कि छोड़ना है। जैसे ही जिस दिन जो पढ़ाया जाए उसी दिन भाई जाकर अब तैयार करिए, नहीं कि बाद में हम करेंगे। सीपीसी पढ़, एक बार पढ़ाया जाए, एक बार घर पे पढ़िए, तब जाके तैयार होगा। लोग तैयार कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो गलतियां हो रही हैं आपका, जैसे कि आया था वाद हेतुकों का, तो आदेश दो में आ ही जाएगा वाद हेतुकों का संयोजन, उस पर आपत्ति। कब तक? तो एक एक छोटी छोटी बातें पढ़ाई जा रही हैं। फिर एक बार देखिए, पिछली बार ये क्वेश्चन आया था यूपीजे में 2018 में, डॉक्ट्रिन ऑफ कंसोलिडेशन। तो पहले तो समेकन या एकत्रीकरण या इकट्ठा करने का सिद्धांत समझिए, तब तो आगे बताया जाए। एकत्रित देखिए आपका कानून में भी लिखा रहता है कि इस कानून का उद्देश्य, जैसे साक्ष्य विधि में, इस कानून का उद्देश्य साक्ष्य को समेकित करना, परिभाषित करना और संशोधित करना। सही क्रम है ना? हाँ, क्योंकि क्रम बनाने के लिए आता है एक बार एपीओ में पहले। अब कौन कंसोलिडेट का मतलब पहले समझिए, और केवल एक धारा नहीं, अब देखिए कौन सा धारा पूछी जा सकती है वो भी गौर करना है। 61 तो 2018 में पूछा ही गया है, अब 67 ए पूछा जा सकता है, और इसको सीपीसी से कई जगह जोड़ देंगे। देखिए आपका फिर एक बार देखिए, एक समेकन का मतलब ये हुआ कि एक जैसे नियमों को एक किताब में एकत्र कर देना, यानी कि साक्ष्य से संबंधित ज़्यादातर नियमों को साक्ष्य अधिनियम में एकत्र कर दिया गया है। तो हम कहेंगे कि साक्ष्य अधिनियम साक्ष्य संबंधी विधि का क्या करता है? कंसोलिडेशन, यानी कि समेकन। तो अब बताइए, समेकन वादियों का भी होगा, प्रतिवादियों का भी होगा, वाद हेतुकों का भी होगा, सीपीसी में काज अफेक्शन का, सीआरपीसी में कई, आपका कई मुकदमे एक साथ चल सकते हैं, ज्वाइंट ट्रायल। तो सीआरपीसी में भी याद रखिएगा समेकन है आपका 219, 220, 221, 223, 22 एक छोड़ना है, यहीं बीच में आपका छोड़ी जाती है, वहाँ भी समेकन है। तो यहाँ जो डॉक्ट्रिन ऑफ कंसोलिडेशन या एकत्रितकरण का सिद्धांत पूछा गया था, तो धारा 61 में दिया गया है और 67 ए। तो फिर हम बता रहे हैं, पिछली बार चूंकि सेक्शन 61 पूछा गया है कि डॉक्ट्रिन ऑफ कंसोलिडेशन टीपीए में कहाँ है, समेकन का सिद्धांत 61 में है। तो इसके अलावा समेकन का सिद्धांत आपका एक और धारा में है, और वह धारा है 67 ए। एक बार देखिए तो सही है ना? हाँ भाई, हल्का सा गलत ना हो, भले एक बार देख बंद। हाँ देखिए आपका, अब देखिए समेकन का यहाँ सिद्धांत अब समझ लीजिए, ये नहीं कि आपका फिर बाद में दिक्कत हो। देखिए 61 में मोचनों का समेकन होगा, और 67 में पूर्व बंध का या विक्रय का। तो ध्यान से आप देखिए, अब इसी उदाहरण में थोड़ा देखिए। ए ने बी को, माने ये मकान आपका बंधक रखा और 10,000 उधार लिया। ए के पास एक दूसरा भी मकान था, ये भी मकान यह बी के पास बंधक रखा और फिर अलग से कितना ले लिया उधार?
10,000। मान लीजिए 5 5 साल के लिए लिया गया, 5 साल बीत गया। अब आप कहेंगे कि ये पहले मकान को भी छुड़वाने का अधिकारी हो गया, दूसरे मकान को भी। अब आप बताइए, अगर ए के पास विकल्प है, पहले मकान के लिए एक मुकदमा करे, बंधक से छुड़वाया जाए, फिर दूसरे मकान के लिए एक मुकदमा करे और मुकदमा एक ही व्यक्ति के माने विरोध में करना है, किसके, बी के, क्योंकि बंधक तो कितने लोगों के पास है, एक ही। तो बताइए, वादों की बाहुल्यता को रोकने के लिए, मुकदमाबाजी ज़्यादा न हो, इसके लिए 61 में प्रावधान है कि ए आपका दो मुकदमा न करे, एक ही मुकदमा करके और दोनों संपत्तियों के मोचन का क्या कर दे, मांग। दो ना करे, पहली संपत्ति दूसरी संपत्ति किसके खिलाफ, बी के खिलाफ कर दे, और दोनों संपत्तियों का उसमें क्या कर दे, जिक्र, कि हम दोनों संपत्तियों को हमें क्या किया जाए, वापस। तो किसका समेकन किया गया, मोचन का, किसका। और यही जब पूर्वबंध आएगा, विक्रय आएगा, तो उसका भी समेकन होगा 67A में। तो आगे बताया जाएगा अभी। अब आइए, आपका ए का अधिकार समानता बताया गया, बी पर आइए भाई। अब देखिए, ए का कुछ अधिकार आप जान लिए, तो बी का भी तो अधिकार जानेंगे। हाँ, देखिए, आपका बंधककर्ता के अधिकार कहाँ बताए गए हैं, तो धारा 60 से लेकर 66 तक एक क्वेश्चन बना है। धारा 60 से लेकर कहाँ तक, एक बार क्वेश्चन बना है। अब बंधकदार आइए भाई, बी ने 10,000 रुपया ए को दिया है, तो बी को भी तो कानूनन कुछ अधिकार होना चाहिए ए के खिलाफ, कि उसका पैसा डूबे न। तो आखिर क्या अधिकार है, तो बी को अधिकार है कि अगर ए पैसा नहीं देता, तो ए की संपत्ति बेचवा कर अपना पैसा वसूल ले, या जो सबसे बड़ा अधिकार है वह आपका फार फ्यूचर का माने पूर्वबंध का है। पूर्वबंध यानी कि जब्ती का है, फार फ्यूचर का है, यानी कि पूर्वबंध आपका, यानी कि याद रखिए, पूर्वबंध का अधिकार है। तो पूर्वबंध का मतलब बी ए के अधिकार को क्या करा ले, कोर्ट से जब्त। न बंधक रहेगा न कुछ रहेगा, सबसे बड़ा अधिकार है। और यही हम आगे बताएंगे कि पूर्वबंध होता क्या है, फोरक्लोजर होता क्या है। तो बी को अधिकार ये जो दिया गया है कि बेचवाए संपत्ति ए की, पैसा वसूले, यह अधिकार किस धारा में, 67। फिर याद, तो विक्रय और पूर्वबंध का अधिकार किसका अधिकार है, पहला क्वेश्चन बंधकदार का, की धारा में समाहित है, धारा गलत न हो, 67 इस धारा में। अब यह है कि मान लीजिए ए ए ने दो मकान बी के पास रखा था बंधक, और दोनों का समय क्या हो गया, पूरा। तो अब बताइए, 10,000 भी इस मकान पर भी दिया था, इस मकान पर भी, तो दोनों का समय पूरा हो गया। अगर भी दोनों के विक्रय के लिए अलग अलग मुकदमा लाता है, तो दो मुकदमे हो जाएंगे। तो कानून ये कहता है कि मुकदमों की भरमार, मुकदमों की बाहुल्यता या मुकदमों की बाढ़ को रोकने के लिए तुम दो मुकदमे न लाओ, एक ही साथ समेकित कर दो सबको। दोनों जमीनों के विक्रय के लिए कितना मुकदमा केवल ला दो, एक। और एक के खिलाफ तुम एक ही मुकदमे में दोनों जमीनों के विक्रय की क्या करो, मांग। तो ये भी हो गया डॉक्ट्रिन ऑफ कंसोलिडेशन। तो आपका बंधकदार करवाएगा तो 67 है, और बंधककर्ता करवाएगा तो 61। अगला ये आपका बंधकदार का अधिकार पूछा जाता है किस धारा से किस धारा तक, तो 67 से लेकर, देखिए आपका कहाँ तक है ये, देख सकते हैं भाई कहाँ तक है आपका। चलिए अभी बताते हैं आगे, देखिए अब छांटना पड़ेगा
ये अधिकार हुआ। अब जो क्वेश्चन आपका बनता है, आपका क्वेश्चन देखा जाए, एक तो अभिदाय का सिद्धांत बन जाता है, वो हमें पढ़ना है। रिसीवर पढ़ लेना है, बीच में कुछ धाराएं छोड़ी जाएंगी। इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है, रिडीम अप और फोर क्लोजर डाउन, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। रिडीम अप पूछे तो मोचन ऊपर को, और फोर क्लोजर या पूर्वबंध नीचे को, यानी कि फोर क्लोजर डाउन, यानी कि छुटकारा मुक्ति का मुक्त करवाना है तो ऊपर की ओर भागेगा नियम, और जब्त करवाना है तो किस ओर भागेगा, नीचे की ओर। पहले तो सेक्शन याद करके जाइएगा। रिडीम अप किस सेक्शन में है, 91, और फोर क्लोजर डाउन किस सेक्शन में, 94। एक तो अलग अलग क्वेश्चन बना है। रिडीम अप मोचन ऊपर को, 91 में सिद्धांत है। फोर क्लोजर डाउन मोचन नीचे को, ये सिद्धांत किस में है, 94। गलत न हो। अब आपका कभी काल अलग अलग पूछा जाता है, कभी काल ग्रुप वाइज भी पूछा जाता है। देखिए कैसे, रिडीम अप फोर क्लोजर डाउन का सिद्धांत समाहित है 91, 92, 92, 93, 93, 94, 91, 94। क्या मार्क कराएंगे, 91, 94 आपका। इसके बाद देखिए लास्ट में समझा दिया जाए 91 और 94, रिडीम अप फोर क्लोजर डाउन बता दिया जाए, ताकि भूमिका कम से कम आज समाप्त हो। ये एक व्यक्ति है, ध्यान से देखिए, इसका ये मकान है। ये मकान बी के पास इसने मार्गेज किया था और बी से 10,000 रुपया उधार लिया। ये 1 जनवरी को किया था। फिर इसी मकान को ए ने सी को मार्गेज किया और कितना लिया, 10,000। फिर इसी मकान को किसने किया, डी को, फिर कितना लिया, 10,000। डेट आगे बढ़ाते रहना है। आपका ये 2 जनवरी हो गई, और ये कौन सी जनवरी, 3 जनवरी। अब पहले तो मोचन ऊपर को देखिए जो 91 में है। मोचन ऊपर को का मतलब ये हुआ कि नीचे से आइए, सी डी चाहे तो सी का पैसा दे दे और सी को बीच से क्या करे, हटा दे, और सी के अधिकार भी अब कौन प्राप्त कर ले, डी। तो अब 10,000 सी वाला और 10,000 अपना, कितना वसूल सकता है, 20। फिर डी चाहे तो बी को भी क्या कर दे, बाहर, और बी का अधिकार किस में समाहित हो जाएगा, डी में। और डी अब कितना टोटल वसूलने का हकदार होगा, 30,000, क्योंकि अपना 10,000, 10,000 सी का और 10,000 बी का। तो 20 से हटाया जा रहा है, मोचन कराया जा रहा है कि नहीं, 20 से हटाया जा रहा है कि नहीं लोगों को। तो ये कहाँ बढ़ रहा है, ऊपर की ओर कि नीचे की ओर, ऊपर। तो इसी को रिडीम क्या कहते हैं, अप। डी किसको हटा दिया, ऊपर वाले को, सी को। सी किसको हटा सकता है, बी को। तो नीचे वाले अपने ऊपर वाले को पैसा देकर क्या कर सकते हैं, बाहर, कि तुम जाओ, हम क्या करेंगे, मुकदमा सबका लड़ लेंगे। तो ये रिडीम अप हो गया, कौन सी धारा, 91। फोरक्लोजर डाउन देखा जाए, जब्त करवाइए। इसी उदाहरण में बी, सी और डी, आपका बी को अधिकार है कि सी तथा डी के अधिकारों पर क्या लगा दे, रोक, और कहे कि पहले आओ पहले पाओ, मैं पहले आया था, मेरा पहला हक है, जमीन बेची जाए, मेरा पूरा पैसा पहले दिया जाए, बाद में कौन आए हैं, सी तथा डी, इनको बाद में दीजिएगा, और इनके अधिकारों पर क्या लगा दे, रोक। तो सी किसके अधिकारों पर रोक लगा सकता है, डी के। डी के बाद भी होता तो डी किसके अधिकारों पर, यानी कि बी इन तीनों के अधिकारों पर, सी इन दोनों के अधिकारों पर, और डी ई पर। तो ये जो जब्त अधिकार किए जा रहे हैं, ये नीचे को बढ़ रहा है कि ऊपर को, नीचे को, नीचे आ रहा है ना। तो इसी को कहा 94 में ये सिद्धांत है कि फोर क्लोजर कहाँ जाता है, नीचे को। तो आपका मोचन ऊपर को और पूर्वबंध नीचे को।
तो रेस्ट ले लिए तो कॉन्ट्रैक्ट चलेगा आपका। कल हम बेयरक शुरू कर देंगे, सामान्य बातें आपकी हो गई। मैंने जो बंधक में आपकी सामान्य बातें थी, वैसे यहाँ से एक या दो क्वेश्चन बनने का चांस है। जाकर कंपटीशन में देखिए,